हेलो एवरीवन। तो पिछले बार में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को वो यूनिक मार्शल आर्ट मिलने की वजह से निये योंग उससे कितना ज्यादा खुन्नस खाकर बैठ गया था। इसके बाद तो जब यांग काई अपनी टीम को लीड करते हुए जंगल के एरिया के पास पहुंचता है तो वहां जाने के बाद उसे टीम को पता लगता है कि अंदर तो 5th रैंक का मॉन्स्टर उनके साथियों पर हमला कर रहा है, जिसके सपोर्ट के लिए वो सभी लोग उनकी फाइट में शामिल हो गए थे। पर यांग काई ने उनकी फाइट को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वो तो उस बीस्ट के हाथों से शुआंग को प्रोटेक्ट करता है, जो कि फेंगयू टावर की डिसाइपल थी। शुआंग को बचाने के लिए वो बीस्ट वहाँ से घायल होकर भाग जाता है। इस बात से जिये होंगचेंग, जो कि हमारा यांग काई का जानी दुश्मन है, वो इस मौके को नहीं गवाता और यांग काई को इस मामले में फंसा देता है, जिससे लिंगशॉ पवेलियन के सारे डिसाइपल यांग काई के खिलाफ हो जाते हैं। और फिर जिये होंगचेंग चालाकी के साथ यांग काई को वहाँ से उस बीस्ट को पकड़ने के लिए भेज देता है, जिसके पीछे उसने अपने आदमियों को लगा दिया था ताकि वो यांग काई को जान से मार सके। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई उस बीस्ट को पकड़ने के लिए जंगल में और गहराई के अंदर जा रहा था। तभी निये होंग, जो कि यांग काई को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए उसे रुकने का ऑर्डर देता है। यांग काई उन लोगों को अपने पीछा आता देखकर समझ आता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, तो वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि आंख बंद करके जिये होंगचेंग की गुलामी करना बंद करो। वो अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज कर रहा है, तुम समझदार हो, सही गलत का फैसला खुद कर सकते हो। वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मुझे तुम लोगों के हाथों से मरवाना चाहता है, वो सेक्ट का कुछ नहीं सोचता। निये होंग तो जिये होंगचेंग के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो कहता है कि बकवास बंद करो अपनी, तुमने एक गुनाह किया है, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है और इसके लिए हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये बोलने के बाद निये होंग और बाकी सभी लिंगशॉ पवेलियन के बच्चे अपना अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां यांग काई सिंगल हैंडेडली सभी बच्चों के स्वॉर्ड स्लैश को डॉज किए जा रहा था, उन सभी डिसाइपल्स को एक साथ ट्रीट करने की वजह से यांग काई किसी एक पर फोकस करके उसे अटैक नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो बस डिफेंस करता रह जाता है और यहाँ निये होंग को मौका मिल जाता है अपने न्यू मार्शल आर्ट थंडर राइड का यूज करने का, और वो अपने थंडर हंटर का एक जबरदस्त स्लैश हमारे यांग काई के ऊपर जड़ चुका था। जिस जगह पर यांग काई खड़ा था उस जगह पर जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं, पर शुक्र है यांग काई उस जगह से कूदकर हट जाता है। यहाँ निये होंग ने काफी रशफुली अटैक करने के चक्कर में वहाँ के काफी सारे पेड़ों को नुकसान पहुँचा दिया था और उसका पावरफुल अटैक देखकर लिंगशॉ पवेलियन के बच्चे खुश हो जाते हैं, जिनकी हालत यांग काई ने खराब कर दी थी। देव और बिलाई की अब देखते हैं कि ये गद्दार निये होंग से कैसे बचता है। निये होंग ने अभी तक अपने हमलों को रोका नहीं था, बल्कि वो और भी काफी ज्यादा प्रेशर लगाकर अपने थंडर अटैक का यूज कर रहा था। यांग काई उन अटैक से बचते हुए पेड़ों पर छलांग लगाकर पीछे हटना शुरू कर देता है। वहाँ के काफी सारे पेड़ जमीन पर गिर गए थे। यांग काई उस अटैक से बचते हुए कहता है कि ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक है, ये मेरी स्पिरिचुअल आर्ट को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं लकी रहा तो मैं अपाहिज हो सकता हूँ, और अगर मेरी किस्मत फूटी निकली तो मैं इस अटैक से मारा भी जा सकता हूँ। यहाँ निये होंग यांग काई को काफी ज्यादा टशन दिखाते हुए कहता है, अगर तुम सरेंडर कर देते हो यांग काई, तो फिर मैं तुम्हें सजा के तौर पर सिर्फ एक ही हाथ को इफेक्ट करूंगा, बाकी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, और ये तुम्हारे लिए एक सबक होगा ताकि आइंदा से तुम लिंगशॉ पवेलियन के लिए लॉयल रहो। जैसे कि उसकी ये बातें हमारा यांग काई बड़ा मानने वाला था, वो एक स्मर्क करते हुए कहता है कि अच्छी कोशिश थी, आगे और करते रहना। दूसरी तरफ वो सारे डिसाइपल जिये योंग के सपोर्ट में आ जाते हैं ताकि वो एक साथ यांग काई पर अटैक कर सके। यांग काई उन्हें देखकर सीरियस होते हुए कहता है कि वैसे तो इन चारों को मुझे संभालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जिये होंग, इसकी ताकत इन सब में सबसे ज्यादा है। अगर इन सभी ने एक साथ मुझ पर हमला किया तो मैं अपने प्राउड बोर्न गोल्डन बॉडी का यूज करके भी जीत नहीं पाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी तरीके से इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद यांग काई अपने न्यू मार्शल आर्ट सन फ्लेम एक्सप्लोजन का यूज करता है, जिसकी वजह से उसने आसपास की यांग एनर्जी को इकट्ठा किया और फिर एक जबरदस्त एनर्जी उन सभी के ऊपर थ्रो कर दी। इस हमले की वजह से बाकी के चारों डिसाइपल्स की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है, क्योंकि ये अटैक उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक जबरदस्त फायर हमले के साथ वो सभी ढेर हो जाते हैं, और रहा सवाल जिये योंग का, तो वो इस अटैक से हिट जरूर होता है, लेकिन उसकी बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि जैसा यांग काई ने कहा उसकी कल्टीवेशन काफी हाई है और वो यांग काई से पावरफुल है। पर यांग काई ने निये होंग को हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था, तो वो मौका मिलते ही वहाँ से 9-11 हो जाता है। पलक झपकते ही यांग काई को वहाँ से गायब होता देखकर तो निये होंग का गला सूखने लगा था। वो गुस्से में अपना ब्लड पोंछते हुए कहता है कि आखिर उस बदतमीज कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, उसे भागने मत देना। दूसरी तरफ यांग काई को दिखाते हैं, जो बचकर भागते भागते जंगल की दूसरी ओर आ गया था। अब तक उसकी एनर्जी काफी खत्म हो चुकी थी। वो जमीन पर गिरकर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो लाइटनिंग वाइप, वो सच में बॉडी को पैरालाइज करने की ताकत रखता है, जो कि यांग काई को हिट हो चुका था। वो कहता है कि अगर मैंने इसकी पावर को कम नहीं किया तो फिर मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर यांग काई की बॉडी को डैमेज करता जा रहा था। यांग काई को एहसास हो जाता है कि वो लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ नदी किनारे तक पहुँच गए हैं, इसलिए वो फटाफट लेक में जंप कर छुप जाता
जाता है। निये होंग अपने साथियों के साथ लेक साइड पर पहुंचकर जब वहाँ पर ब्लड के निशान देखता है तो वो समझ गया था कि यांग आई खुद को हील करने के लिए पानी के अंदर छुप गया होगा। तो वो बाकी स्टूडेंट को कहता है कि जाकर किनारे पर यांग आई के बाहर निकलने का इंतजार करो, उसके निकलते ही हम उसे जान से मार देंगे। सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, चारों तरफ बिखर कर किनारे पर यांग आई के बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ यांग आई गौर से चारों तरफ लेक साइड नजर दौड़ाता है तो उसे पता लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसे तो ये लग रहा था कि क्या वो यहीं फंसकर मरने वाला है, पर उसने हार अभी भी नहीं मानी थी, इसलिए वो पानी के अंदर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा था। पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बार बार उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अंदर डाइव करते हुए हमारे यांग आई को एक अजीब सी जगह नजर आती है जो कि किसी केव की तरह दिख रही थी। उसे ये काफी हैरान कर देता है कि पानी के अंदर भी कोई दुनिया मौजूद है। उस छोटे से होल के अंदर एंटर होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा केव मौजूद था। शायद लेक के साथ अटैच इस केव के बारे में अब तक किसी को नहीं मालूम हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी सारे ट्रेजर्स, कॉइन्स, मैजिकल हर्ब्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे। यहाँ का समझ आता है कि वो पहला बंदा है जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक एक चीज को अच्छे से नोटिस कर सके। केव की दीवारों पर यांग आई को फाइट करने के काफी निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ आता है कि ये केव बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक हो सकती है। तो उसे जल्द से जल्द कोई जगह देखकर खुद को हील करके यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए। जब वो उस केव के सेंटर में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक स्कल दिखता है। उस स्कल की पोजीशन ऐसी थी जैसे कि वो कल्टीवेशन कर रहा हो। तो यांग आई समझ आता है कि पक्का ये बंदा घायल हुआ होगा, खुद को हील करने के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठा होगा, लेकिन फिर उसी सिचुएशन में इसकी मौत हो गई होगी। यांग आई उस स्कल को देखकर कहता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं किया ना तो मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा भाई। इसलिए वो बिना टाइम गवाए फटाफट वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन हीलिंग शुरू कर चुका था। इधर दूसरी तरफ उस केव के अपर फ्लोर से एक पानी की बूंद उस स्कल मॉन्स्टर के सर के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी डेमोनिक एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी और वो जोर जोर से किसी मॉन्स्टर की तरह हंसने लगता है। उसकी ये हंसी काफी एक्सट्रीम लेवल पर डेमोनिक एनर्जी रिलीज कर यांग आई की सोल पर अटैक करने लग गई थी। उस डीमन स्कल ने काफी चालाकी के साथ उस केव के एंट्रेंस को बड़े बड़े स्टोन से ढक दिया था ताकि यांग आई वहाँ से भाग ना पाए। यहाँ जैसे ही यांग आई को पता लगता है कि ये डीमन स्कल उसकी सोल पर हमला करने की कोशिश कर रहा है तो वो फटाफट से अपनी पावर अनलिश करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लग गया था। साथ ही वो एक अटैक प्रिपेयर करते हुए उस डीमन स्कल से कहता है कि मुझे डराने की जरूरत की तूने, और फिर वो एक जंप लगाकर एक जबरदस्त पाम अटैक उसके खोपड़े पर कर चुका था, जिससे उसका खोपड़ा किसी बॉम्ब की तरह फटकर वो स्कल वहीं बिखर जाता है। पर ऐसा करने से यांग आई की मुसीबत कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्कल बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वो डीमन स्कल अपने स्पिरिट फॉर्म में अपीयर हो जाता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो यांग आई से कह रहा था कि छोटे बच्चे तुम काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन अफसोस तुमने इस बार गलती कर दी क्योंकि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। ओह सॉरी, गलत स्कल से पंगा ले लिया। ये बोलने के बाद वो फिर से अपनी डिमोनिक एनर्जी से हमारी यांग आई की सोल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। यांग आई उस डीमन स्कल की बॉडी से बचते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो डीमन स्कल तंज कसते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैं इस जगह का ओनर हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? यांग आई तो उस स्कल मॉन्स्टर को छेड़ते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक स्कल होकर इस इनहेरिटेंस केव के ओनर हो। वो डीमन स्कल ऑफेंड होते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस जगह का ओनर हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो कि इस इनहेरिटेंस केव में दुर्लभ खजाने, मार्शल आर्ट मैनुअल और काफी सारी रेयर जड़ी बूटियाँ मौजूद है। ये सभी मेरी विरासत है। अगर तुम मेरी विरासत को लेना चाहते हो तो फिर मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और फिर वो यांग आई के काफी पास पहुंचकर धीरे धीरे उसकी सोल पर कब्जा करने लग जाता है। इस डीमन स्कल का प्लान था कि वो हमारे यांग आई की सोल को पूरी तरह से गायब करके खुद उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले। यांग आई पहले से ही काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ पड़ा था। वो कहता है कि मैं अगर अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस डीमन स्कल का सामना कर सकता हूँ, जो कि सच में काफी आसानी के साथ हमारे यांग आई के सोल सी में पहुंच गया था। वो डीमन स्कल यांग आई के कॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरे हाथ में इतना बड़ा खजाना लग जाएगा। वो यांग आई को डराते हुए कहता है कि बच्चे, आज से तुम्हारा सब कुछ मेरा। और वो धीरे धीरे अपनी डिमोनिक लिक्विड उसकी यांग सोल सी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे वो उसकी पूरी बॉडी पर आराम से कब्जा कर सके। पर उसका ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे स्कल मॉन्स्टर की, जो कि एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उस डीमन स्कल को डरा देता है। उसकी एनर्जी देखने के बाद तो इस डीमन स्कल की हालत खराब हो गई थी। हमारा स्कल मॉन्स्टर गुस्से में कहता है कि तुम बूढ़े भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में शामिल होने की।
तुझे लगता है तू सच में मेरी प्राउड बोन गोल्डन बॉडी को एब्जॉर्व कर सकता है? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तू मेरे जाल में फंस गया है। और हमें पता लगता है कि एंड मोमेंट पे स्कल मॉन्स्टर ने इस डीमन स्कल को ट्रैप करने के लिए इसे सोल सी में एंटर होने दिया था, वरना तो वो पहले इसका खेल खत्म कर देते। ये देखने के बाद कि हमारे डीमन मॉन्स्टर के पास प्योर गोल्डन बोन बॉडी मौजूद है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। पर वो फिलहाल के लिए हमारे स्कल मॉन्स्टर की बातों को नहीं मान रहा था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा ऐसी झूठी झूठी फेंकोगे तो मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा। ये बोलकर वो एक जबरदस्त रैक थ्रो कर देता है, जिसे हमारे स्कल मॉन्स्टर ने अपने पंजों का यूज करते हुए ब्लॉक कर लिया था। स्कल मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का यूज करके उस डीमन स्कल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बचकर उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। साथ ही वो काफी तेजी से अपनी डिमोनिक एनर्जी को कलेक्ट करके उसे स्कल की फॉर्म में ट्रांसफर करके हमारे स्कल मॉन्स्टर पर जोरदार हिट दे चुका था। जब वो डीमन स्कल ये कंफर्म कर लेता है कि हमारा स्कल मॉन्स्टर उसके अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा, तो वो काफी सारे छोटे छोटे स्कल क्रिएट करके उसमें उसे ट्रैप कर चुका था। अब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि हमारा स्कल मॉन्स्टर कोई भी पावरफुल एंटिटी नहीं है, बल्कि वो एक कमजोर सा मॉन्स्टर है। उसकी गलतफहमी थोड़ी ही देर में दूर हो जाती है जब उसका अटैक हमारे स्कल मॉन्स्टर ने काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अपनी जरा सी पावर रिलीज करके। स्कल मॉन्स्टर के ऑरा से हिट होने के बाद तो ये डीमन स्कल खुद को संभाल ही नहीं पाता। वही मौका मिलते ही हमारा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से फिर से उसे ट्रैप कर जोर जोर से बिजली के झटके देने लग जाता है। इतने बुरे बुरे झटके खाने के बाद वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो भाई, और ये किस तरीके की टेक्निक फॉलो कर रहे हो तुम? स्कल मॉन्स्टर के टेंटिकल से पूरी तरह ट्रैप होकर बिजली के झटके खाते हुए भी वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने पास मौजूद एक नाइफ का यूज करके वो हमारे स्कल मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था, पर ये नाइफ तो स्कल मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार हो जाती है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। ये देखकर इस डीमन स्कल के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। यहाँ वो स्कल मॉन्स्टर कहता है कि मैं ग्रेट डीमन गॉड का इनकारनेशन हूँ, तू मेरे सामने एक छोटी सी चींटी के बराबर है और तुझे लगता है कि तू मुझे हर्ट कर पाएगा। डीमन स्कल काफी बुरी तरीके से बिजली के झटके खाते हुए कह रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया। वहीं स्कल मॉन्स्टर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह रहा था कि इविल स्पिरिट, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, तू दोबारा किसी के कॉन्शियस सी में झांकने का सोचेगा भी नहीं। यहाँ हमारा स्कल मॉन्स्टर काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो कहता है कि क्यों ना मैं तुझे एब्जॉर्व कर लूं ताकि यांकाई की एबिलिटी इम्प्रूव हो सके, और इसके अलावा तू दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाएगा, किसी को हार्म नहीं कर पाएगा। बेस्ट आइडिया है ना? ये बोलकर वो उस डीमन स्कल को काफी जोर जोर से बिजली के झटके देकर टॉर्चर कर रहा था अपने वैनिश होने के नाम से। तो वो डीमन स्कल काफी ज्यादा डर जाता है, अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें दे सकता हूँ ताकि यांकाई अपनी कल्टीवेशन ठीक कर सके, पर प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे एब्जॉर्ब करने के बारे में मत सोचो, मैं बहुत काम का स्कल मॉन्स्टर हूँ। यांकाई जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स होकर खुद को हील कर रहा था, वो कहता है कि अब अपनी जान की भीख मांग रहे हो, मुझे तो अच्छे से याद है तुमने कहा था कि आज से मेरी बॉडी तुम्हारी है, क्या तुम दोबारा उस सेंटेंस को कहोगे मुझसे? बेचारा स्कल डीमन तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि नहीं छोटे भैया, मैं आपकी एबिलिटी को पहले पहचान नहीं पाया था, अगर मुझे पता होता कि आप क्या है तो मैं आपसे कभी ऐसी बातें नहीं कहता, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मेरे पास काफी ज्यादा मिलेशियस एनर्जी है, अगर आप लोगों ने मुझे एब्सॉर्ब करने की कोशिश की तो फिर आप लोगों को नुकसान होगा, इससे अच्छा मेरे पास काफी ज्यादा एक्सेलेंट मार्शल आर्ट टेक्निक्स और मेथड्स हैं, आपको मैं वो सिखा देता हूँ। यांकाई काफी ज्यादा नॉन इंटरेस्ट होकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, बताओ तुम्हारे पास कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर अच्छी लगी तो सिखा देना। वो डीमन स्कल तुम्हारे यांकाई के पास जाते हुए कहता है कि पहले वाली टेक्निक का नाम है हार्ट डिवोरिंग सील। नाम से तो वो टेक्निक यांकाई को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, तो वो कहता है कि इसके बारे में डिटेल्स दो। वो स्कल डीमन कहता है कि कुछ नहीं, इसमें तुम्हें जो मेथड प्रैक्टिस करना है ना, उसके लिए तुम्हें 10 साल से छोटे बच्चों की जरूरत होगी जिनका दिल निकाल कर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उनका ब्लड यूज करने की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छी हो जाएगी और 100 दिनों में ही तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी कि तुम अगर अपने एनिमी को हिट करोगे तो फिर उनका दिल फट जाएगा। यांका इस टेक्निक के बारे में सुनकर काफी गुस्से में उस मॉन्स्टर को डांटते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना खतरनाक टेक्निक मुझे बताने की। वो स्कल डीमन डर जाता है और यहाँ स्कल मॉन्स्टर उसे फिर से झटके देते हुए उसे सबक सिखा देता है। इसके बाद वो एक और खास फ्लोवर टेक्निक के बारे में बताता है, जिसके बारे में पूछने पर यांकाई को लग रहा था कि ये टेक्निक अच्छी होगी, पर वो उसके कान के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें 100 से ज्यादा वर्जिन किन पावर वाली लड़कियों की जरूरत होगी। इसके बाद तो यांकाई उस पर भड़कते हुए कहता कि तमीज से, अगर अच्छी टेक्निक्स है तो बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी अब्सॉर्ब करवा दूंगा। बेचारा स्कल डीमन एक एक करके अपनी सारी बेकार टेक्निकों के नाम गिनवाने लगा था, जिससे यांकाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तो हमारे स्कल मॉन्स्टर से कहता है कि इतनी घटिया टेक्निक मुझे बताने के जुर्म में इससे बेहतर है कि हम इसे एब्सॉर्ब कर लें।
स्कल मॉन्स्टर ऐसा ही करने वाला था। तेजी से वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि ये प्रोसेस कंप्लीट होता, वो डीमन स्कल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस इनहेरिटेंस केव में मौजूद सीक्रेट टेक्निक सिखाने को तैयार हूँ, जो बहुत ज्यादा रेयर और मिस्टीरियस है। अब ये टेक्निक उन्हें जाननी थी कि ये क्या थी, इसलिए वो उसे एब्जॉर्ब करना रोक देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वो टेक्निक काम की है या फिर से कोई बकवास टेक्निक है। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।